Hello guys, welcome to our channel Engineer Being. So this is the second part of the module 1. मॉड्यूल फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे. आई होप आप सबने वो वीडियो जरूर देखा होगा. आज मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रही हूँ और ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं. मैंने 2 क्वेश्चंस पिकअप किए हैं फ्रॉम द पेपर दैट आर ऑफ 10 मार्क्स और वो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में. सो गाइस बी विद मी एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स बिगिन. मशीन लर्निंग अप्रोचेस. गाइस मशीन लर्निंग के कुछ अप्रोचेस हैं हमारे यूनिट 1 में. और एक चीज और कि जो हमारा मॉड्यूल 1 है इट इज इंट्रोडक्शन. हम जो भी पढ़ेंगे वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फर्दर मॉड्यूल्स में हम प्रॉपर एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे. जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन एएनएन का पढ़ा, हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे एएनएन के बारे में, बट सिर्फ इंट्रोडक्शन. उसकी फर्दर एल्गोरिथम्स वो आएंगी फर्दर यूनिट में. सो गाइस बी विद मी और इंट्रोडक्शन आप केयरफुली सुने जिससे कि आपको फर्दर चीजें और अच्छे से समझ में आए. सो लेट्स बिगिन. मशीन लर्निंग अप्रोचेस में फर्स्ट है एएनएन, सेकंड है क्लस्टरिंग, देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, डिसीजन ट्री लर्निंग, बेसियन नेटवर्क, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, जेनेटिक एल्गोरिथम्स. एएनएन पे आपका 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है. एसवीएम पे आपका 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है. बेस एल्गोरिथम पे, बेस थ्योरम पे आया हुआ है आपका क्वेश्चन गाइस 10 मार्क्स में. और रीइंफोर्समेंट लर्निंग हमने कवर करा था फर्स्ट पार्ट में. क्लस्टरिंग भी हमने कवर किया है और इस यूनिट में भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन उन तीनों को कंपेयर कर रहे होंगे विद द रियल लाइफ एग्जांपल. और ये आपसे 10 मार्क्स में पूछा भी गया है. डिसीजन ट्री वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियो एंड जेनेटिक एल्गोरिथम का भी हमने थोड़ा सा देखा था कि व्हाट इज इट. ओके, इन फर्दर वी विल डिस्कस इट्स एल्गोरिथम एज वेल. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज what is ANN? What are the types of problems in which artificial neural network can be applied? So the question is कि पूछ रहा है कि ANN होता क्या है, ठीक है, और किस टाइप के प्रॉब्लम्स में आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को लगा सकते हैं. कैसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं जिनमें हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. अब पेपर में कैसे आया हुआ था गाइस ये क्वेश्चन, कंपेयर बीपीएन एल्गोरिथम इन ANN विथ सुटेबल एग्जाम्पल. यहाँ पे ANN की एल्गोरिथम होती है एक बीपीएन जो हम यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे. तो ये क्वेश्चन पूछा था. तो इसको करने के लिए पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि ANN क्या होता है. तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे और यूनिट 4 में हम पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे इसको विद द एल्गोरिथम्स. सो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है ANN का. द टर्म आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क. जो हमारा ANN है वो एक तो हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से बना है. जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. उसी तरीके से हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है. बिल्कुल जैसे हमारा BNN होता है, हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, वैसे ही ANN होता है. दैट डेवलप्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन. Similar to the human brain that has neurons interconnected to one another, ANN also have neurons that are interconnected to one another in various layers of network. जैसे कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी न्यूरॉन्स आपस में थ्रू द लेयर्स ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं. और यहाँ पे न्यूरॉन्स को नोड्स बोला गया है. देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, इसके डायग्राम के थ्रू देखते हैं. ये हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है, ये हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है. बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क में जो सोमा है दैट इज नोड इन ANN. यहाँ पे जो डेंड्राइट्स हैं दैट इज इनपुट इन ANN. डेंड्राइट्स क्या है गाइस, यहाँ से हम इनपुट लेते हैं, यहाँ से इनपुट जाता है हमारे ब्रेन में, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और यहाँ से इनपुट होता है और यहाँ से आउटपुट जनरेट होता है एक्सॉन से. तो यहाँ पे BNN में एक्सॉन होता है आउटपुट लेने के लिए और न्यूरल नेटवर्क में हमने एज अ आउटपुट उसको बोला गया है. सिनैप्स, वेट्स और इंटरकनेक्शंस को बोला गया है. न्यूरल नेटवर्क में हमारे होते हैं 3 लेयर्स. देयर आर 3 लेयर्स इन न्यूरल नेटवर्क. व्हाट आर दीज? फर्स्ट इज इनपुट लेयर, सेकंड इज हिडन लेयर एंड द थर्ड वन इज आउटपुट लेयर. इनपुट लेयर नेम से ही पता चल रहा है कि ऑब्वियसली ANN जो है इनपुट लेगा. इनपुट किस 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 फॉर्म में हो सकता है? टेक्स्ट में हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, किसी भी टाइप का इनपुट हो सकता है. तो ANN इनपुट लेयर के थ्रू लेता है इनपुट. उसके बाद आता है आपका हिडन लेयर. हिडन लेयर मतलब
जो भी आपकी कैलकुलेशंस परफॉर्म करी जा रही हैं वो शो नहीं करी जाएंगी। जैसे कि ये हुआ मेरा इनपुट लेयर, यहाँ पे हुआ मेरा आउटपुट लेयर, तो इसके बीच में ये हिडन लेयर हुई सपोज। तो यहाँ पे जो भी आपके कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो सब परफॉर्म होंगे, वो आपको शो नहीं होंगे, और ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं गाइस। जैसा मैंने डायग्राम बनाया, ये इनपुट लेयर हुआ आपका, ये आउटपुट लेयर हुआ, और बीच में आपकी ये हुए हिडन लेयर्स। यहाँ पे जो भी आपके कैलकुलेशंस परफॉर्म होने हैं वो सब परफॉर्म होंगे। एंड द लास्ट वन इज आउटपुट लेयर। जब आपका पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है तो एंड में आउटपुट जनरेट होता है गाइस इस लेयर के थ्रू। फिर सेकंड पार्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट आर द एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स जिनमें हम एएनएन को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूज आ रहा है न्यूरल नेटवर्क्स का। जब हमने फर्स्ट वीडियो देखी थी तो हमने उसमें कंपेयर किया था द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग। हमने उसमें पढ़ा था कि डीप लर्निंग जो है इट यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स। तो यहाँ पे काम आता है न्यूरल, जहां भी न्यूरल नेटवर्क्स का काम आता है वहां पे वो पार्ट बन जाता है डीप लर्निंग का। और डीप लर्निंग कब हम यूज करते हैं, जब हमें चीज बहुत एक्यूरेट चाहिए होती है। तो एएनएन उन्हीं एप्लीकेशंस में यूज होता है जहां हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होती है। फर्स्ट इज हैंड रिटन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो भी हमने हैंड रिटन कैरेक्टर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनके लेटर्स को रिकॉग्नाइज करना, डिजिट्स को रिकॉग्नाइज करना, तो पहला एप्लीकेशन ये हुआ। सेकेंड एप्लीकेशन इज स्पेशल रिकॉग्निशन, किसी की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना। मेनली हम इसको सिक्योरिटी पर्पज से यूज कर सकते हैं। थर्ड इज स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन भी जो है यूज होता है, और इसमें हम डीप लर्निंग का यूज करते हैं, और बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, बहुत सारा हम इसमें डेटा देते हैं तभी आपका स्पीच रिकॉग्नाइज हो पाता है। सो ये थे एप्लीकेशंस। तो आई होप आपको एएनएन समझ आया होगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्टिव पार्ट था गाइस, ये आपको जरूर समझ में आना चाहिए टू अंडरस्टैंड फर्दर ऑल द एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन क्वेश्चन ऐसे आया था प्रीवियस ईयर में, डिस्कस द एप्लीकेशंस, प्रॉपर्टीज, इश्यूज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसवीएम। ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए एसवीएम होता क्या है, व्हाट इज एसवीएम। ये सारा पार्ट जो है ये हम यूनिट 2 में कवर करेंगे फर्दर। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन में बताऊंगी कि एसवीएम क्या होता है, तभी आपको समझ आ पाएगा कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, इश्यूज क्या हैं। सो गाइस बी विद मी और इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से सुनना। SVM is a linear model for classification and regression problems. It can solve linear and non-linear problems and work well for many practical problems. The idea of SVM is simple. The algorithm creates a line or hyperplane which separates the data into classes. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत आराम से सिंपल लैंग्वेज में समझा जा सकता है कि SVM क्या होता है। हमारे पास मिक्स्ड डेटा है, वी हैव मिक्स्ड डेटा। वो मिक्स्ड डेटा एसवीएम मशीन के थ्रू जाएगा। एसवीएम मशीन क्या करेगी, उस मिक्स्ड डेटा को क्लासेस में डिवाइड कर देगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड सो ऑन। सिमिलैरिटीज को मैचिंग वगैरह करके जो भी आपका डेटा होगा उसको क्लासेस में डिवीजन हो जाएगा। दूसरी चीज की एसवीएम जो है वो सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है। क्यों? क्योंकि हम इसको क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में यूज करते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, जिसमें हम लेबल्ड डेटा सेट का यूज करते हैं, और उसके दो पार्ट होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। यहाँ पे एसवीएम दोनों के लिए यूज हो सकता है, बट मेनली यूज होता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए। और काम क्या होता है इसका, कि हम मिक्स डेटा भेजते हैं और एसवीएम का काम होता है क्लासेस में डिवाइड करना डेटा को, ठीक है, थ्रू द हाइपरप्लेन और थ्रू अ लाइन। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट लैंग्वेज इन विच यू कैन अंडरस्टैंड एसवीएम। सपोज हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा में फर्स्ट डेटा सेट है ये और सेकंड डेटा सेट है ये। तो इसको सेपरेट करने के लिए आइदर आई कैन ड्रॉ दिस लाइन, लाइन 1, और आई कैन ड्रॉ दिस लाइन, लाइन 2। अब कौन सी फेवरेबल है? अगर मैं लाइन 1 की बात करूं तो ये इस वाले डेटा सेट के बहुत क्लोज है, जो स्क्वायर वाले डेटा सेट्स हैं उनके बहुत क्लोज है। अगर मैं लाइन 2 की बात करूं तो ये दोनों को ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ कि हाँ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। सो दिस इज द मोस्ट फेवरेबल लाइन। तो मैंने यही लाइन ले ली। उसके बाद मैंने क्या करा कि इस लाइन से, लाइन L2 से जो भी पॉइंट क्लोज थे, कौन कौन से क्लोज है, एक तो ये वाला पॉइंट इसके क्लोज है, ये वाला पॉइंट भी क्लोज है, ये वाला पॉइंट भी क्लोज है, ऑलमोस्ट सेम सेम ही नजर आ रहे हैं, बट हाँ इन तीनों में से भी जो क्लोजेस्ट होगा वहां पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे। अगर हम डेटा सेट ये सर्कल्स वाले में देखें तो ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा क्लोज है,
तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और इन तीनों लाइन से एक बन जाएगा प्लेन, जिसको हम बोलते हैं हाइपर प्लेन। जो हमने ये पॉइंट्स ढूंढे हैं, क्लोजेस्ट पॉइंट, इनको बोलते हैं हम सपोर्ट वेक्टर्स। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि सपोर्ट वेक्टर क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, हाइपर प्लेन क्या होता है, और ये जो पूरा हम हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा, इसको बोलते हैं हम मार्जिन। और जो इन सारी लाइंस को मिला के ये पूरा प्लेन बनेगा, इसको हम बोलेंगे हाइपर प्लेन। और जो एसवीएम एल्गोरिदम होती है, इसका काम, जो एम जो होता है, उसका एम होता है टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस, टू मैक्सिमाइज द मार्जिन। इस ये मार्जिन सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना अच्छा हमारा हाइपर प्लेन ड्रॉ होगा, उतना ही ज्यादा सेपरेशन आ पाएगा डेटाज में। एक बार देखते हैं इस एग्जाम्पल में। तो ये मैंने आपको बताए सपोर्ट वेक्टर्स, लिखा भी है गाइज यहाँ पे ये पूरा जो बन गया है, दिस इज द हाइपर प्लेन। और ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, दैट इज द मार्जिन। और हमारा एम यही है कि हम मार्जिन को मैक्सिमाइज करें। एक बार पढ़ते हैं, डेफिनेशंस पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द एसवीएम एल्गोरिथम, वी फाइंड द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द लाइन। हमने लाइन ड्रॉ की थी और उससे क्लोजेस्ट पॉइंट हमने यहाँ पे सर्च आउट किए थे। ये लाइन थी, इससे क्लोज ये पॉइंट, ये लाइन थी, इससे क्लोजेस्ट पॉइंट ये था। इन्हीं को बोला जाता है सपोर्ट वेक्टर्स, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड, मार्जिन क्या होता है? जो आपका डिस्टेंस है, किसके बीच का, लाइन का और सपोर्ट वेक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज मार्जिन। द हाइपर प्लेन फॉर विच मार्जिन इज मैक्सिमम, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। जो मार्जिन ये मैक्सिमम होगा, उसी चीज को हम बोलेंगे ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। Thus, SVM tries to make the decision boundary in such a way that the separation between two classes is as wide as possible. So, this is the aim of SVM. Next question is, compare regression, classification and clustering in machine learning along with the suitable life example. ये आया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, एज इट इज सेम लैंग्वेज में लिखा हुआ। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था क्लस्टरिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है। ये दोनों हमने पढ़ा था कि सुपरवाइज लर्निंग में होते हैं। ये हमने पढ़ा था अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट होता है। सुपरवाइज लर्निंग जो है वो लेबल्ड डेटा सेट यूज करता है, अनसुपरवाइज लर्निंग अनलेबल्ड डेटा सेट को यूज करता है। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से कैसे रिलेट कर सकते हैं। क्लस्टरिंग, a way of grouping the data points into different clusters consisting of similar data points. The objects with the possible similarities remain in a group that has less or no similarities with another group. तो हमने पढ़ा था, एक एग्जाम्पल लिया था हमने प्रीवियस वीडियो में डॉग और कैट का इन अनसुपरवाइज लर्निंग, और हम देख रहे थे कि जो इमेजेस हैं डॉग की वो एक क्लस्टर में हो गई हैं, जो कैट की इमेजेस हैं वो दूसरे क्लस्टर में हो गई हैं। तो क्लस्टरिंग का मीनिंग यही होता है, ग्रुपिंग करना, सिमिलर चीजों की ग्रुपिंग कर देना। दूसरी चीज, ये एक अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है, दैट मीन्स देयर इज नो सुपरविजन, हम इसमें अनलेबल्ड डेटा सेट को पास करते हैं। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आफ्टर अप्लाइंग क्लस्टरिंग टेक्निक ईच क्लस्टर ग्रुप इज प्रोवाइडेड विद क्लस्टर आईडी एंड मशीन लर्निंग सिस्टम यूज दिस आईडी टू सिंप्लीफाई द प्रोसेसिंग। हम हर एक क्लस्टर को एक आईडी दे देते हैं जिससे कि प्रोसेस करना इजी हो जाए। क्लस्टरिंग टेक्निक is commonly used for statistical data analysis. Statistical based data को एनालाइज करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो जब हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो इतनी सारी चीजें होती हैं, अगर सारी चीजें मिक्स करके रख दी गई, टी शर्ट्स भी मिक्स कर दी गई, जीन्स भी मिक्स कर दी गई, फिर आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी मिक्स कर दिए गए, तो क्या हमारे लिए इजी हो पाएगा टू परचेज? नहीं हो पाएगा। तो शॉपिंग मॉल्स में क्या होता है कि एक सेक्शन में हमारा रखा है टी शर्ट्स, दूसरे सेक्शन में रखे हैं ट्राउजर्स, थर्ड सेक्शन में रखे हैं फ्रूट्स, फिर रखे हैं वेजिटेबल्स। तो हर चीज अलग अलग क्लस्टर्स में ग्रुप्ड है। तो क्लस्टरिंग भी इसी टाइप से वर्क करता है हमारा मशीन लर्निंग में भी। सो दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल। देन व्हाट इज क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन? रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम आर सुपरवाइज्ड लर्निंग। हमने देखा सुपरवाइज्ड लर्निंग होते हैं, दोनों ही सुपरवाइज्ड हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा था हमने कि अगर हमारा आंसर यस और नो में है, मेल और फीमेल में दे पा रहे हैं,
या फिर डिजीज नो डिजीज, इस टाइप का अगर हम दे पा रहे हैं डिस्क्रीट आंसर, डिस्क्रीट आउटपुट आ पा रहा है, देन इट इज अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में क्या होता है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग है, तो एक इनपुट देंगे तो बहुत कॉन्टिन्यूस आउटपुट आएगा हमारे पास, या फिर मान लो कि हमें प्राइस चेक करना है, हमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेक करना है, तो वो हम थ्रू द ग्राफ देखेंगे कि वो कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, सो इट जनरेट्स कॉन्टिन्यूस आउटपुट। अब देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज टू प्रिडिक्ट एंड क्लासिफाई द डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए यूज होता है। इट प्रिडिक्ट द कॉन्टिन्यूस वैल्यू लाइक प्राइस, सैलरी, एज। इट कैन बी ट्रू फॉल्स, मेल और फीमेल, स्पैम नो स्पैम। टास्क का क्या होता है क्लासिफिकेशन, इनपुट वैल्यूज को डिस्क्रीट आउटपुट वेरिएबल से मैपिंग करना। ये इनपुट वैल्यूज को कॉन्टिन्यूस आउटपुट वैल्यूज से मैप करता है। यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा यूज होता है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डेटा यूज होता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, बाइनरी एंड मल्टी क्लास, और ये होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। नॉन लीनियर को हम लॉजिस्टिक भी कहते हैं, जो हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे, और कभी कभी इनके बीच में डिफरेंस भी आ जाता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन में। क्लासिफिकेशन को हम यूज कर सकते हैं स्पैम ईमेल्स को चेक करने में, स्पीच रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंसर सेल्स, और रिग्रेशन यूज हो सकता है वेदर प्रिडिक्शन एंड हाउस प्रिडिक्शन में। अब अगर एग्जांपल देखें, ईमेल स्पैम डिटेक्शन मॉडल में मिलियंस ऑफ ईमेल्स भेजे जाते हैं एज अ पैरामीटर इन योर लर्निंग मॉडल, और उसमें कुछ पैरामीटर्स दिए जाते हैं, एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, जिससे कि आपका मॉडल अच्छे से ट्रेन हो पाए और ईमेल को देख पाए कि either it should go to the spam folder or not. Then we have weather forecasting. इसमें भी हम बहुत सारा पास्ट डेटा देते हैं जिसके थ्रू मॉडल ट्रेन होता है, जिससे वो फ्यूचर का वेदर प्रिडिक्ट कर पाए। सो दिस इज द 10 मार्क्स क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है गाइस। आई होप समझ आया होगा आपको, और कोई भी क्वेरी हो तो गाइस कमेंट डाउन, आपके सजेशंस हो सो डू कमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज वेल पोज्ड लर्निंग प्रॉब्लम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। वेल पोज्ड लर्निंग प्रॉब्लम क्या होता है और उसका एक एग्जांपल देना था, ये 2 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसके लिए हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट इज टास्क, सेकंड इज परफॉर्मेंस, थर्ड इज एक्सपीरियंस। एग्जांपल लें, अगर टास्क टी प्लेइंग चेकर, अगर हम चेकर लर्निंग प्रॉब्लम का एग्जांपल लें, गाइस चेकर लर्निंग प्रॉब्लम क्या होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे हमारा चेस होता है, उसमें स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, और वाइट और ब्लैक चेक्स होते हैं इसमें, ठीक है, और इसमें हमारा जो मूवमेंट होता है वो हमेशा डायगनली होता है। तो गाइज एक बार आप देख लेना जाके कि होता क्या है ये गेम, क्योंकि हम फर्दर भी अभी जब डिजाइन करेंगे लर्निंग मॉडल तो उसमें भी इसका थोड़ा सा यूज आएगा, तो एक बार आप आइडिया ले लेना कि चेकर्स लर्निंग प्रॉब्लम क्या होता है। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो टास्क क्या है, चेकर को प्ले करना। परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे, हम किसी भी गेम का परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं कि कितनी बार आप जीत चुके हो, कितना परसेंटेज आप जीत गए हो, तो उससे हम परसेंटेज निकालते हैं। ओके, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, गेम को बार बार खेल के, बार बार प्रैक्टिस करके, तो या तो खुद से खेल ले सिस्टम या कंप्यूटर के साथ खेल ले। सो ये हो गया टास्क, परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, ये भी एक टर्म थी यूनिट 1 में। डेटा साइंस का क्या मतलब होता है, डेटा साइंस का मतलब होता है कि हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा होता है, बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेटा साइंस। डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेटा साइंस इज अ फील्ड ऑफ डीप स्टडी ऑफ डेटा दैट इंक्लूड एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इनसाइट्स, यूजफुल चीजों को एक्सट्रैक्ट करना डेटा में से, एंड प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन यूजिंग डिफरेंट टूल्स, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। अब हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यूजफुल डेटा को, उस इंफॉर्मेशन पे भी हम कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं। इट कैन बी स्टैटिस्टिकल मॉडल और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। और मशीन लर्निंग हम डिस्कस कर ही चुके हैं अपने यूनिट 1 में, पार्ट 1 में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जब हम ऐसा कंप्यूटर बनाएं जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख पाए, खुद प्रिडिक्ट कर पाए चीजों को, डिसीजन ले पाए, दैट इज द मशीन लर्निंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज लर्निंग, explain various stages involved in designing. This is the simple question, but question पेपर में कैसे पूछा गया था, डिजाइन द फाइनल डिजाइन ऑफ चेकर्स लर्निंग प्रोग्राम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी
लर्निंग प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं तो उसमें लास्ट स्टेप आता है फाइनल डिजाइन। अब अगर आपको यही नहीं पता होगा तो गाइज यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखते हैं इसका आंसर कैसे देंगे हम। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज। जब भी हम कोई चीज नई सीखते हैं तो हमें उससे नॉलेज मिलती है, स्किल्स मिलती है, वैल्यूज मिलती है। सो लर्निंग इज एनी प्रोसेस बाय विच सिस्टम इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो हम चीजें धीरे धीरे सीखते जाते हैं, वी गॉट सम एक्सपीरियंस एंड देन वी आर एबल टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस। सो दैट्स व्हाट लर्निंग इज। अब देखते हैं कि किस तरीके से लर्निंग सिस्टम को डिजाइन किया जाता है मशीन लर्निंग में। फर्स्ट स्टेप इज चूजिंग द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। मैंने थोड़ा सा लेंदी लिखा हुआ है गाइस ये आंसर, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए, बट आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं, बस आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। तो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को चूज करना यानी कि ट्रेनिंग डेटा को चूज करना, दैट इज द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टास्क। इसके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फीडबैक, डिग्री और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स। ये हमारे 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं फर्स्ट स्टेप के। देखते हैं क्या है ये। डायरेक्ट ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स इन लर्निंग टू प्ले चेकर्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल चेकर बोर्ड स्टेट एंड करेक्ट मूव फॉर ईच। पहले तो आपको चेकर्स गेम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए गाइस। उसमें डायरेक्ट ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि हर एक जो भी मैं चेकर बोर्ड पे गेम खेल रही हूँ तो हमेशा कुछ उसकी डिफरेंट स्टेट होगी, तो अलग अलग जो भी स्टेट्स हो सकती हैं उस चेकर बोर्ड की, उन पे सीखना कि क्या करेक्ट मूव है, तो ये हुआ डायरेक्ट ट्रेनिंग। इनडायरेक्ट ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम पहले सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिख लेते हैं कि पहले ये किया, ये स्टेप, फिर ये किया, फिर ये किया। अब उन स्टेप्स को करने के बाद क्या हमें सक्सेस मिल रही है, क्या हम जीत पा रहे हैं या फिर हम लॉस्ट हो रहे हैं या हार रहे हैं, तो वो चीज हुआ इनडायरेक्ट ट्रेनिंग एग्जाम्पल का पार्ट। फिर आता है डिग्री, द डिग्री टू विच लर्नर कंट्रोल्स द सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। मतलब जो भी हमने ट्रेनिंग के एग्जाम्पल्स दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे ना, तो वो एग्जाम्पल्स दिए और कितना लर्नर ने उन सीक्वेंस को याद किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। जैसे कि अब लर्नर या तो टीचर पे डिपेंड हो सकता है कि क्या राइट मूव हो सकता है, बार बार टीचर से पूछे, या फिर वो इतना लर्न कर चुका है कि अब वो खुद से सोच पा रहा है, तो ये चीज हुआ कि डिग्री। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स across which performance will be tested is the third crucial attribute. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स का सीधा सा ये मतलब है कि हमें मोर डाइवर्स सेट ऑफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस देने हैं जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाए सिस्टम का। जैसे एग्जांपल अगर देखें, इफ द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन प्ले चेकर्स कंसिस्ट ओनली द गेम प्लेड अगेंस्ट इटसेल्फ, द लर्नर माइट नेवर एनकाउंटर सर्टेन क्रूशियल बोर्ड स्टेट्स that are likely to be played by the human checkers champion. Obviously अगर चेकर गेम हम बना रहे हैं, उसके लिए कोई सिस्टम बना रहे हैं और हम ज्यादा ट्रेनिंग उसको दे ही नहीं रहे हैं, अलग अलग टाइप के डेटा सेट्स आ ही नहीं रहे उसके पास, तो वो कभी अगर रियल लाइफ में खेलेगा किसी ह्यूमन के साथ जो चैंपियन होगा इस गेम में, उसे डिफीट कर जाएगा सिस्टम। तो हमें डाइवर्स ट्रेनिंग सेट्स देने हैं अपने सिस्टम को। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, choosing the target function to determine what type of knowledge will be learned and how this will be used by the performance program। मतलब कि किस टाइप का नॉलेज जो है वो याद किया जा रहा है बाय द सिस्टम और वो परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके से इंप्रूव हो रही है। एग्जाम्पल, इन प्ले चेकर्स इट नीड्स टू लर्न टू चूज द बेस्ट मूव अमंग दोज लीगल मूव्स। तो अगर हम टारगेट फंक्शन चेकर्स गेम में देखें तो ऑब्वियसली एक ही टारगेट है हमारा कि हमें बेस्ट मूव सेलेक्ट करना है आउट ऑफ नंबर ऑफ मूव्स जिससे कि हमें सक्सेस मिल पाए, तो वो बेस्ट मूव सेलेक्ट करना ही हमारा टारगेट फंक्शन है। फिर हमारा है स्टेप 3। स्टेप 3 में चूजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टारगेट फंक्शन। टारगेट फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसके लिए कुछ फॉर्मेट्स होते हैं हमारे, जैसे लीनियर इक्वेशन हुआ, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हुआ, टेबुलर फॉर्म हुआ, तो हमें उस टारगेट फंक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है इस तरीके से। और हमने मूव्स तो देख लिए कि ये लीगल मूव्स हैं फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द चेकर्स गेम। अब उन सारे मूव्स को चलाएगा कौन, उन सब में से बेस्ट हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस बेस्ट को चलाएगा कौन, नेक्स्ट मूव फंक्शन। ओके, out of these move the next move function will move the target move which will increase the success rate. Fine. Step 4 is choosing function approximation algorithm. अब हमें एक फंक्शन अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम भी चूज करनी पड़ती है। इसमें हमारे 2 स्टेप्स होते हैं, एस्टिमेटिंग द ट्रेनिंग वैल्यूज एंड एडजस्टिंग द वेट्स। अब हमारा आता है फाइनल डिजाइन।
फाइनल डिजाइन में हमारी 4 चीजें होती है, एक्सपेरिमेंट जनरेटर, जनरलाइजर, परफॉर्मेंस सिस्टम एंड क्रिटिक। परफॉर्मेंस सिस्टम नेम से ही पता चल रहा है, द परफॉर्मेंस सिस्टम सॉल्व्स द गिवन परफॉर्मेंस टास्क। जो भी आपको टास्क दिया है उसको वो सॉल्व करेगा। क्रिटिक क्या करेगा? क्रिटिक टेक्स द हिस्ट्री ऑफ गेम एंड जनरेट ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। ये क्या करता है कि हिस्ट्री लेगा गेम की कि कितनी बार डिफीट हुआ, वॉन हुआ, और न्यू ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स को जनरेट करेगा। जनरलाइजर क्या करेगा? इट टेक्स एज इनपुट द ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स, प्रोड्यूसेस एन आउटपुट हाइपोथेसिस दैट इज इट्स एस्टिमेट ऑफ द टारगेट फंक्शन। मतलब ये इनपुट लेगा ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स को और आउटपुट जनरेट करेगा एक हाइपोथेसिस जो एस्टिमेट कर रही होगी टारगेट फंक्शन को। फोर्थ इज एक्सपेरिमेंट जनरेटर, इट टेक्स एन इनपुट द करंट हाइपोथेसिस एंड आउटपुट अ न्यू प्रॉब्लम फॉर द परफॉर्मेंस सिस्टम टू एक्सप्लोर। करंट हाइपोथेसिस लेके न्यू प्रॉब्लम्स जनरेट करेगी ये, जिससे कि परफॉर्मेंस सिस्टम में वो चीज जाए और हमारा सिस्टम इम्प्रूव हो। इस डायग्राम से भी हम इजीली समझ सकते हैं कि हमारा फाइनल डिजाइन क्या है। सो गाइज, दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आया होगा। इसमें मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, सेलेक्ट किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन डू कमेंट। अगर आपका कोई सजेशन हो गाइज, डू कमेंट इट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।